नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपना पर्सनल बैंक वाला केमिस्ट्री का चल रहा है। उसमें अपने चैप्टर नंबर 8 आ गया, 8वां चैप्टर। और 8वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपने चैप्टर आज है। इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है ये। और इसमें से क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत ही ऐसे मानो कि आपको अगर ये इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, इसमें पहला क्या है कि कीटोनों की क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक होते हैं। अब देखो, क्लीमेंसन अपचायक जो होता है ना, वो क्या लेते हैं? जिंक अमलगम, ऐसे ZnHD, इसको बोलते हैं। मरकरी के साथ मिश्र धातु एलोज, उसको बोलते हैं हमेशा अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। मरकरी के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाता है, अमलगम। और जिंक अमलगम, जिस धातु को मरकरी के साथ मिला दें उस धातु के नाम से बन जाएगा अमलगम, तो जिंक अमलगम। और प्लस क्या है? HCl, शानदार HCl, ये काम में लेती है। इसको बोलते हैं क्लीमेंसन अपचायक। और क्या काम करता है ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह को CH2 समूह में चेंज कर देगा ये। और CH2 समूह में चेंज करते ही, जैसे ये है मान लो, है ना, कीटोन है CH3 क्या करेगा? इस CO को CH2 में चेंज कर देगा। और CH2 में चेंज होते ही बन जाएगा ना ऐसे ऐसे। अब क्या बन गया ये? 1 2 3 प्रोपेन, यानी एल्केन का निर्माण हो गया। किसका करेगा ये? एल्केन का निर्माण होता है। इससे क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद देखो अपना दूसरा प्रश्न, और थोड़ा इसको ध्यान रखना है, आगे पढ़ेंगे इसको। फेलिंग विलयन से प्राप्त होने वाला लाल अवक्षेप किस यौगिक के बनने के कारण होता है? किसके बनने से होता है लाल अवक्षेप? तब याद रखना, किसके बनने से? क्यूप्रस ऑक्साइड बनने से। किसके बनने से? क्यूप्रस ऑक्साइड बनने से क्या लाल अवक्षेप प्राप्त होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके बनने से क्या बनेंगे? लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला प्रश्न कि एल्डिहाइड व कीटोन की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? याद रखना ये एल्डिहाइड कीटोन की मेन रिएक्शन जो होती है कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये ध्यान रखना। किसकी? कार्बोनिल समूह है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शामिल हैं। इसके बाद देखो रोजेनमुंड अपचयन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। रोजेनमुंड में क्या काम में लेते हैं? PD प्लस बेरियम सल्फेट, ये काम में लेते हैं। PD और बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं किसमें? रोजेनमुंड अपचयन में, जिससे एसिड हैलाइड है वो चेंज किसमें हो जाएगा? एल्डिहाइड में बदल जाएगा। वो हमें आगे पढ़ लेंगे बाद में। इसके बाद देखो अपना पांचवा प्रश्न, कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु में निम्न संतुलन होता है। अब कार्बोनिल समूह ये है, अब इसमें ये पाई बॉन्ड एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है? 1 2 और 3, 3 सिग्मा। तो संकरण कौन सा होगा? 1 और 2 3 sp2। कौन सा होगा? कार्बोनिल समूह में sp2 संकरण होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखें अगला प्रश्न नंबर 6 और 6 में क्या है? अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम। अब याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, जैसे मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। अब H प्लस बाहर निकाले तब अम्लीय गुण दर्शाएगा। H प्लस बाहर कब निकलेगा? जब इधर कोई समूह लगा दे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचे तो वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति, इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर जाने से अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए H को इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर ले लेगा और H को प्लस के रूप में बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जोड़ दोगे, जितना अधिक मतलब -I प्रभाव वाले समूह जितने अधिक जग लगा दोगे, अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है? बढ़ती है। अब देखो एसिटिक एसिड, एक Cl लगा दिया, फिर इसमें 2 Cl लगा दिए, Cl2 है, 2 लगा दिए, फिर 3 Cl लगा दिए, लेकिन उल्टा लिख दिया, ये सबसे अधिक इसे कर दिए, उल्टा है, गलत है। फिर देखो 3 Cl लगा दिए, 2 Cl लगा दिए, 1 Cl लगा दिया, एसिटिक एसिड लगा दिया, ये क्या बिल्कुल सही है। तो सबसे अधिक 3 Cl जुड़ा है। और Cl जो होता है ना, ये क्या -I प्रभाव वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये खींचेगा, 3 खींचेंगे, 2 खींचेंगे, 1 खींचेगा, फिर यह है नहीं। तो सबसे अधिक प्रबल एसिड कौन सा होगा? ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इसमें ये सारे गलत है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो अपना प्रश्न नंबर 7, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। 7वां ना, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। और पूर्ति में देखो पहला
कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण अभी लिखा आपने, कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है, ठीक है। फिर देखो DDT का पूरा नाम लिखिए, पीछे वाले अपने चैप्टर के अंदर आया भी था, इसका पूरा नाम क्या होता है, पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका क्या DDT का पूरा नाम है। फिर देखो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 में मिश्रण, यानी 3 भाग तो NaOH 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका मिश्रण क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे इसको सोडा लाइम कहते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट यानी NH4OH प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन, ये मिक्सर, इसको क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक क्या कहलाएगा ये, इसको टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला क्या है कि एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल क्यों होता है, समझाइए। एसिटिक एसिड है ना, ये वीक है, फॉर्मिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिखना हमें। अब देखो कैसे लिखोगे रीजन में, इस तरह से कि फॉर्मिक एसिड है, इसको यूं लिखेंगे HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड, और एक लिखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में इस तरह से यू CH3COOH, इस तरह से। अब ये क्या है, प्रबल एसिड है, क्यों, कारण क्या है, इसमें प्लस आई प्रभाव अनुपस्थित, प्लस आई प्रभाव नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इधर इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रवृत्ति नहीं है, तो O के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो H निकाल देगा ये। इसमें देखो CH3 का क्या है, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव उपस्थित, और प्लस आई प्रभाव उपस्थित होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो O के पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी, और पूर्ति हो जाएगी तो H को कम बाहर निकालेगा, H कम निकालेगा तो कम अम्लीय है, ये अधिक निकालेगा तो अधिक अम्लीय। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अम्लीय सामर्थ्य होती है अम्लों की, अम्लीय सामर्थ्य ये क्या है, प्लस आई प्रभाव के तो क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य घटेगी, और माइनस आई प्रभाव की क्या होती है समानुपाती, माइनस आई बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। और फिर नीचे 2 लाइन लिख दोगे आप कि फॉर्मिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव लागू नहीं होता, इसलिए ये H को निकालकर अधिक अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, जबकि एसिटिक अम्ल में एक मेथिल समूह जुड़ा है जिसके प्लस आई प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य घट जाती है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है, किसकी तुलना में, एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, ये लिखना बस, ठीक है, लिख लोगे। इसके बाद देखो अपना प्रश्न नंबर 2 दूसरा, दुर्बल मृदा धातु तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल। तो यानी दुर्लभ मृदा धातु कौन से होते हैं, F ब्लॉक, किसको बोलते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु बोलते हैं, और F ब्लॉक में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-2 F 1 से लेकर 14 तक, N-1 D 0 से 1 तक, और NH2, इस तरह से। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, F ब्लॉक का, N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1, NH2, ये क्या होता है, F ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इसके बाद देखो अगला, एल्केनोइक अम्ल को P2O5 याद रखना, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, अगर इसको गर्म करें, एल्केनोइक एसिड कोई भी ले लो आप, एल्केनोइक एसिड, जैसे लिख दिया एथेनोइक एसिड, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, इस तरह से, और इसको खोल के लिख दूं मैं यूं CH3COOH, दूसरा एसिटिक एसिड का एक अणु, दूसरा ये अणु, इसमें एसिटिक एसिड के 2 अणु भाग लेते हैं, और ये क्या करता है, P2O5 है ना, ये निर्जलीकारक का रूप काम करता है,
मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, जल कणु बाहर निकलता है, जल निकलेगा तो ऐसे H2 निकाल दे, H2 निकाल दो क्या बनेगा, इस तरह से CH3 फिर CO फिर इधर CH3 और फिर CO और O प्लस H2 क्या बन गया ये, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। यानी क्या बनेगा ये, एनहाइड्राइड का निर्माण करेगा अम्ल। तो अम्ल के दो अणु जल के अणु का निष्कासन करेंगे, करके P2O5 की उपस्थिति में क्या बनेंगे, एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है, M+2 एक्वस आयन Zn स्टाइस। स्टाइस किसका होता है, कोबाल्ट का, कोबाल्ट +2 ये है ना 27 कोबाल्ट का, फिर कोई +2। अब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 3d7 4s2 होता है। अब हुआ क्या, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो निकलने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 होते ही डी में कितने हो गए, 7, तो डी में 7 ऐसे भरेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिंगल रह गए, 3 सिंगल रह गए। और 3 के लिए फिर आपको चुंबकीय गुण निकालना है, √n+2 ये फॉर्मूला आपके पास। n का मान कितना है, 3 है, 3 रख दो, √3 3+2 5 दिया 15, √15, और √15 का मान कितना होता है, लगभग ये कितना होगा, 3.84 बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय गुण का मान कितना आ गया, 3.84 बोर मैग्नेटॉन। इस तरह से निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, लिख के फिर आपको चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल है, सिंगल लिख के फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू बराबर √n+2, n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो रख देंगे, रख के फिर आप इस चुंबकीय गुण का मान निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संभव उत्पाद बनाइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संभव उत्पाद बताइए, कौन सा उत्पाद बनेगा। पहला क्या है, ब्यूटेनेल का उत्प्रेरकीय अपचन, एक पहला ये देखेंगे। दूसरा, तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन, प्रोपीन पर जल का योग करवाएंगे। चौथा, प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसका करवाएंगे आगे अभिक्रिया के बाद उसका जल अपघटन करवाएंगे। 3 रिएक्शन हमें लिखनी है इस तरह से, क्या बनेगा वो देखना है। पहला है ब्यूटेनेल का उत्प्रेरकीय अपचयन, पहला क्या है, ब्यूटेनेल का उत्प्रेरकीय अपचयन। अब ब्यूटेनेल है क्या, इस तरह से CH3 CH2 4 कार्बन, ब्यूटेनेल मतलब 4 कार्बन, ये इसको बोलते हैं ब्यूटेनेल, ये ब्यूटेनेल। तो क्या कराएं, इसका उत्प्रेरकीय अपचयन, और अपचयन करवाएंगे ना, यहां पर कितने 2H काम में आएंगे, और उत्प्रेरकीय अपचयन निकल या फिर प्लेटिनम या फिर कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इनको करेंगे तो एक H पाई बॉन्ड टूटेगा, एक O पे H लग जाएगा, एक कार्बन पे लग जाएगा, लगते ही हो जाएगा ऐसे CH3 CH2 फिर CH2, ये तो है ही, फिर आगे CHO है ना, तो CH पहले है ही, एक H और लग गया CH2 और O पे लग गया एक OH, CH2OH, क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल बन गया, एल्कोहल, प्रोपेनॉल यानी एल्कोहल का निर्माण होता है। प्राइमरी यानी प्राथमिक एल्कोहल बनता है, तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनेगा, प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। पहला तो ये है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन देखो क्या है, सेकंड में क्या लिखा है कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का अपचयन, प्रोपीन का सॉरी जल योजन, प्रोपीन का जल योजन करवाना है, ये प्रोपीन लिख दिया हमने, CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, क्या नाम है इसका, ये प्रोपीन है। इसका जल योजन करवाना है, इस पे जल जोड़ना है HOH, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की उपस्थिति में जल जोड़ दो, ये पाई बॉन्ड तोड़ दें, ये इधर आ जाए, देखो इसको तोड़ के ऐसे लिख दें, देखो ये इधर आ जाए इस तरह से, ये बॉन्ड इधर आ जाए, आती है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, H+OH माइनस, O को जोड़ दें इस H पर, H को जोड़ दें CH2 पर, हमारे पास उत्पाद क्या आ जाएगा, ये CH3 फिर CH फिर आगे CH3, तो यहाँ क्या लग गया एक OH, यहाँ भी क्या बन गया 2 प्रोपेनॉल, एल्कोहल का निर्माण।
तो 2 प्रोपेनॉल का निर्माण होता है। तो कुछ मात्रा में 1 प्रोपेनॉल भी बनेगा, एक OH यहाँ लगा दें, H यहाँ लगा दें, तो 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। दोनों उत्पाद बनते हैं, लेकिन मुख्य ये है। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये 2 प्रोपेनॉल का निर्माण होता है मार्कोनिकॉफ के नियम से, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रोपेनॉन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएं, फिर इसका कराएं जल अपघटन। किसका? प्रोपेनॉन का। देखो कैसे, इस तरह से प्रोपेनॉन का, ये प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन का मतलब एसीटोन। प्रोपेनॉन का मतलब क्या है? एसीटोन। ये प्रोपेनॉन, जिसको एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन या प्रोपेनॉन, कीटोन है ये। इसका पहले रिएक्शन किससे करवाएं? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, है ना, CH3MgBr, इसका योग करवाएंगे। पहले हमेशा गिरनियार अभिकर्मक का योग होता है, ना, ये टूटेगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ ये वाला भाग माइनस कार्बन का, Mg धातु वाला भाग प्लस। अब प्लस को जोड़ दो माइनस के साथ और माइनस को जोड़ दो प्लस के साथ। अब देखो ऐसे कि CH3, फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ C, अब O, अब H पे क्या लग गया? C पे लग गया एक CH3, C प्लस है ना, और O पे क्या लग गया? MgBr, ये लग गया। ये बन गया एक योगोत्पाद, अडक्ट बन गया ये योगोत्पाद, योगोत्पाद बन गया ये अडक्ट। अब इस योगोत्पाद का करेंगे आगे जल अपघटन। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करवाने पर। और जल अपघटन करवाएंगे ना, देखो ऐसे लिख देंगे, यूं याद करने का तरीका, HOH, इसको ऐसे तोड़ दे इस तरह से, और तोड़ोगे ना, अब बताओ क्या बन गया? इस तरह से CH3, CH3, कितने CH3? 1 2 और 3 CH3 हो गए। फिर इस कार्बन, ये कार्बन, फिर इस पर एक OH, एक OH हो गया, प्लस साथ में क्या बन गया? MgBrOH, MgBrOH बन गया इस तरह से। और ये क्या बन गया? ये क्या बना है? 3 डिग्री यानी तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल बन गया ये। और इसका IUPAC नाम लिखें तो कैसे लिखोगे बताओ? IUPAC लिखेंगे तो यहां से करें नंबरिंग 1 2 फिर 3, तो 2 मेथिल, है ना। IUPAC नाम क्या होगा? 2 मेथिल, फिर प्रोपेन 2 ओल, इसका IUPAC नाम हो गया। क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया इस तरह से। तो प्रोपेनॉन की अभिक्रिया गिरनियार अभिकर्मक, ये क्या है? गिरनार रिएजेंट, गिरनियार अभिकर्मक से करवाने पर पहले योगोत्पाद बनता है, फिर आगे इसका जल अपघटन करवाएं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना प्रश्न नंबर 6, अगला छठा, ये कुछ रिएक्शन है, इनकी रिएक्शन लिखनी है हमें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की समीकरण दीजिए इनकी। नेम रिएक्शन आएगी एग्जाम में 2 3। पहले केनिजारो अभिक्रिया लिखेंगे, क्या है? एल्डोल संघनन लिखना है, क्या है? रोजेनमुंड अपचयन लिखना है, क्या है? स्टीफन अभिक्रिया लिखनी है, क्या है? इटार्ड अभिक्रिया क्या है? हेल वोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया क्या? अच्छा है, रिएक्शन है, ये लिखनी है। पहले देखो केनिजारो अभिक्रिया, फर्स्ट पहले देखें केनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, क्या लिखनी है? केनिजारो अभिक्रिया पहली है, केनिजारो अभिक्रिया। जैसे नाम है ना केनिजारो, मतलब कोनी, कोनी क्या? यानी वे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन क्या हो? अनुपस्थित, जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं पाई जाए, जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वे यह अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्या लिखेंगे? वे एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, वे केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं, केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे कौन कौन से परिणाम याद रखने इनके? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? क्रियात्मक समूह है ना, जैसे CHO, ये क्रियात्मक समूह CHO, इसके पास वाला कार्बन है, इसको बोलेंगे एल्फा कार्बन, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन कहलाएंगे एल्फा हाइड्रोजन। ये अगर नहीं है,
वो दर्शाएगा। ये एच नहीं होने चाहिए सेकंड वाले कार्बन पे, ये अगर नहीं है तो वो एल्डिहाइड अभिक्रिया दर्शाएगा। अगर एच आ गया तो अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। देखो फॉर्मेल्डिहाइड में एच है ही नहीं, यहाँ कार्बन है तो एच भी नहीं है, तो ये नहीं दर्शाएगा। जैसे बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड में भी C6H5CHO, इसके अंदर भी CH जुड़ा हुआ है बेंजीनिंग पर, और जहां जुड़ा है ना वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख लो चाहिए आप। सब कार्बन में एक एच है, यहाँ से एक एच निकाला, CH लगा दिए, अल्फा कार्बन ये है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। इसी प्रकार से जैसे लिख दें क्लोरेल। अब देखो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड में CH3CHO है, तो उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, लेकिन तीनों एच निकाल दिए, 3 Cl लगा दिए, इसको बोलते हैं क्लोरेल, जो DDT के निर्माण में काम में ले रहे क्लोरेल, है ना। ये क्लोरेल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे ऐसे एसिटाल्डिहाइड में तीनों एच निकाल दें और 3 लगा दें CH3, इस तरह से, इस तरह से, इसको बोलते हैं पिवरेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ये है पिवरेल्डिहाइड। इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी ये अभिक्रिया नहीं दर्शाते। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वे ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, ध्यान रखना। तो ये जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वे अभिक्रिया दर्शाएंगे, तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वे केनिजर अभिक्रिया दर्शाते हैं, याद रखना। अब होता क्या इसमें, क्या लिखेंगे? क्षार की उपस्थिति, प्रबल क्षार, क्या लिखेंगे? प्रबल क्षार की उपस्थिति में, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में ये एल्डिहाइड या इन एल्डिहाइडों में, इन एल्डिहाइडों में एक अणु का ऑक्सीकरण व एक अणु का अपचयन होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अगर ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन क्षार है तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्षार से क्रिया करके लवण बना लेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, लवण व एल्कोहल, अब अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। एक अणु का, इसको बोलते हैं असमानुपातन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असमानुपातन। तो एक अणु का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, और एक अणु के अपचयन से एल्कोहल का निर्माण होगा, दो अणु काम में आएंगे। देखो कैसे रिएक्शन लिखेंगे, ऐसे इस तरह से लिखना है कि जैसे लिख दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, अब इसके दो अणु काम में आएंगे, इसका ये एक का ऑक्सीडेशन, एक का अपचयन, शानदार NaOH की उपस्थिति में क्या बनेगा? एक का ऑक्सीडेशन होगा फॉर्मेल्डिहाइड को, HCOONA बन जाएगा, और एक का यहाँ H जोड़ेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा? 2 H जोड़ दे तो CH3OH बन जाएगा। ये क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट, ये एल्कोहल यानी मेथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया। या फिर ऐसे लिख दें बेंजेल्डिहाइड ले लो चाहिए आप, बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड लिख लिया, इसके दो अणु, और किससे? NaOH से, शानदार NaOH। तब एक अणु का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, इस तरह से COONA बन जाएगा, प्लस एक का क्या होगा? रिडक्शन, अपचयन होगा, जिससे क्या है? CH2OH, ये क्या बन गया? बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल का निर्माण हो गया, और ये क्या बन गया? सोडियम बेंजोएट बन गया, ये सोडियम बेंजोएट का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं केनिजारो अभिक्रिया कहेंगे, ये आपको ध्यान कर सकते हो ना, ये केनिजारो अभिक्रिया है। इसके बाद देखो दूसरी कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। दूसरा क्या है? एल्डोल संघनन। दूसरा एल्डोल संघनन, संघनन यानी कंडेंसेशन, इसमें संघनन होगा। और संघनन कैसे? कि दुर्बल क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड के दो अणु या कीटोन के दो अणु संघनित होकर
यानी इस प्रकार का यौगिक बनाएंगे जिसमें एल्डिहाइड समूह भी होगा और कीटोन वाला समूह भी होगा। कैसे? देखो, एल्डोल शब्द जो है ना, एल्डोल शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये लिखेंगे आप एल्ड प्लस ओल, एल्ड प्लस ओल। और एल्ड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ओल का मतलब क्या है? एल्कोहल। इसका मतलब वे अणु जिनमें एल्डिहाइड समूह भी हो और एल्कोहलिक समूह भी हो, दोनों, उनको बोलते हैं एल्डोड। क्या लिखेंगे? वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें जिनमें एल्डिहाइड व एल्कोहल, एल्कोहल दोनों समूह पाए जाते हैं, दोनों समूह पाए जाते हैं, उन्हें उन्हें एल्डोल कहा जाता है, उन्हें एल्डोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? इनको एल्डोल बोलते हैं। क्या होगा इस रिएक्शन में? एल्डिहाइड के दो अणु या कीटोन के दो अणु, तो क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु, एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु, दो अणु दुर्बल क्षार जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, की उपस्थिति में संघनित होकर, संघनित होकर एल्डोल का निर्माण करते हैं। एल्डोल, अगर एल्डिहाइड का मिलेंगे एल्डोल बनेगा और कीटोन का मिलेंगे तो कीटोन कीटोल बनेगा। एल्डिहाइड या कीटोल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन जो है ना, वे यौगिक दर्शाएंगे जिनमें एल्फा हाइड्रोजन हो। अब देखो केनिजारो में एल्फा हाइड्रोजन नहीं था, या एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्फा हाइड्रोजन होगा ना तभी रिएक्शन होगी। एक पॉइंट और लिखना है, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन वे ही एल्डिहाइड व कीटोन, व कीटोन दर्शाते हैं जिनमें, जिनमें एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिनमें एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब जैसे एग्जांपल लिखें, इनमें एल्फा हाइड्रोजन है वही दर्शाएगा, जैसे लिख दिया मैंने एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। आप नाम लिख लेना, तो लिख देता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एथेनेल भी बोलते हैं, एथेनेल भी कहते हैं। इसमें देखो 3 एल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्फा हाइड्रोजन प्लस दूसरा इसी प्रकार से एक अणु और एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड है। देखो इसमें कौन सा है? ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्या करेगा ये अटैक करेगा किस पर? इस वाले O के ऊपर जुड़ेगा, जाके जुड़ेगा तो देखो ऐसे बन जाएगा, यूं इस तरह से बढ़ा दे, यूं क्या होगा? CH3 फिर C और O क्या हो गया? H लग गया तो OH। अब यहाँ CH तो है ही, CH तो है ही, फिर आगे आगे वाला पार्ट पूरा जोड़ दो इसके साथ में, तो CH2 फिर CHO, इस तरह से बन गया। अब देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया? ये एल्डोल, एल को एल्डिहाइड समूह और ओल वाला समूह, ओल और एल्डिहाइड दोनों जुड़ गए, क्या हो गया? ये बन गया एल्डोल। रेस इसका IUPAC नाम लिखें, क्या होगा IUPAC नाम में? 1 2
3 4, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, OH के CHO के लिए एल 1 एल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 एल या 1 ब्यूटेन एल या ब्यूटेन एल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये बन गया। आगे और रिएक्शन हो सकती है, अगर गर्म करें ना इसको, यहाँ से H और यहाँ से OH जल निकाल देगा, तब CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO, असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे ऐसे कीटोन लो, कीटोन लोगे ना कीटोन बन जाएगा। देखो कीटोन लेके देखें, ऐसे कीटोन लेंगे ना, जैसे कीटोन में लिख दिया मैंने, जैसे ये लिख दिया एसीटोन, ये क्या है? एसीटोन, प्लस दूसरा एसीटोन का अणु CH3 एसीटोन, और यहां किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है? लिखना बेरियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार, इस तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा ऋणात्मक समूह के पास वाला कार्बन, अब वापस वही O पे जुड़ेगा, जाके O पे जुड़ेगा ना, यूं बढ़ेगा। देखो CH3, फिर C O पे लग गया तो OH हो गया। अभी C पर एक CH3 है ही, देखो वो CH3, CH2 जुड़ जाए इस कार्बन के साथ में जाके, CH2 आगे वाला ग्रुप सेम यही है CH3, इस तरह से। अब क्या बन गया ये? एल्कोहल प्लस कीटोन, क्या बन गया ये? कीटोल, कीटो प्लस ओल, कीटोन और ओल यानी एल्कोहल, कीटोल बोलते, कीटोल बन गया ये। रेस इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखे थे, लिखोगे क्या लिखेंगे? 2 ये 4 हाइड्रोक्सी, 4 पर है ना OH, 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे तो है, 4 पर मेथिल भी है, 4 मेथिल, हाइड्रोक्सी का नाम H से स्टार्ट होता है, मेथिल का M से, इसलिए हाइड्रोक्सी नाम पहले लिखा हमने, 4 मेथिल लिख दो, मेथिल 4 मेथिल। फिर कितने कार्बन है? 5, 5 के लिए पेंटेन। फिर CO को क्या बोलते हैं? ओन, कितने पर है? 2 पे, तो 2 ओन, इसका नाम हो गया, क्या हो गया? 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल, ब्यूटेन, 2 ओन। इस प्रकार से कीटोल का निर्माण हो गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या लिखना है? एल्डोल का अर्थ क्या है? एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ये एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल वाला ग्रुप, ऐसे कीटोल, कीटोल का अर्थ क्या होता है? ऐसे कीटो प्लस ओल, कीटो मतलब कीटोन, ओल मतलब एल्कोहल है। वे यौगिक जिनमें कीटोन और एल्कोहल दोनों ग्रुप हो उनको कीटोल बोलते हैं। और यह अभिक्रिया कौन दर्शाता है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, तब वो अभिक्रिया दर्शाएंगे। फिर आपको ऐसे रिएक्शन लिखनी है, एल्डिहाइड ले लिया ऐसे बन जाएगा, कीटोन ले लिया कीटोल बन जाएगा, दोनों को मिला के बना सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। तब अलग अलग आगे पहले कौन सा लगा रहे हो, पीछे कौन सा लगा रहे हो, उसके आधार पर अलग अलग उत्पाद बनेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके 12वीं क्लास में इतना ही है, बाकी आपके आगे और भी आता है इसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल संघनन भी होता है, जहां पर क्या है एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग ले लेना, उस अवस्था में अलग अलग 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। कितने बनते हैं? अलग अलग 4 प्रकार के उत्पाद, एक ले लिया एल्डिहाइड, एक ले लिया कीटोन, दोनों को मिलाएं, मिक्स में डाल दिया, डालने के बाद अलग अलग 4 बनेंगे। हो सकता है दोनों एल्डिहाइड भाग ले लें, हो सकता है दोनों कीटोन भाग ले लें, हो सकता है एक एल्डिहाइड एक कीटोन भाग ले लें, ऐसे करके 4 बनेंगे उत्पाद। 4 कैसे बनेंगे वो देखना है, ठीक है ना। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इतना ही आपके। इसके बाद देखो तीसरी रिएक्शन कौन सी है? रोजेनमुंड अपचयन। थर्ड क्या है? रोजेनमुंड अपचयन। तीसरी रोजेनमुंड अपचयन, तीसरी है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। और रोजेनमुंड अपचयन में क्या होगा? रोजेनमुंड रिडक्शन। यहाँ पर आप चाय के रूप में क्या काम में लेते हैं? PD और BaSO4, बेरियम सल्फेट, ये काम लेते हैं किसके रूप में? अब चाय के रूप में। अब क्या करना है? अब देखो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया के दौरान क्या करेंगे? एसिड हैलाइड काम में लेते हैं, इस तरह से CH3 COCl, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड, क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड।
और इसका अपचयन करवाते हैं इस तरह से, यहाँ पर 4H काम में आ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ PD और BaSO4, यहाँ पर देखो 2H यहाँ लग जाएंगे, एक यहाँ लग 3, एक HCl निकल जाएगा 4, तो CH3 फिर CH2, 2H यहाँ, एक O के साथ H, 3H, एक Cl के साथ 4 HCl, क्या बन गया? एल्कोहल का निर्माण। सॉरी ये तो ना M2 को 2H काम में लेने हैं ना, एल्डिहाइड बनाना है हमें, 2H काम में ले लिए, 2H, एक यहाँ लग जाए एक HCl के साथ, तब क्या बनेगा ऐसे CH3 फिर CHO, वो तो भाई एक H यहाँ लग गया, प्लस क्या निकल गया? HCl का निर्माण हो गया, क्या बन गया? ये एसिटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, एसिटेल्डिहाइड। अब देखो क्या लिखना हमें कि एसिड हैलाइड का अपचयन, लिखा ना रोजेनमुंड अपचयन, एसिड हैलाइड जैसे एसिटिल क्लोराइड, एसिड हैलाइड का अपचयन पीडी व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इसे रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। अब कई बार ये आता है, क्या आता है कि पीडी के साथ पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट मिला के काम में क्यों लेते हैं, कारण क्या है? तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट है ना, ये एक उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है, यानी कैटलिस्ट इनहिबिटर है ये, यानी कैटलिस्ट की पीडी की क्रियाशीलता को कम करता है। अगर ये काम में नहीं लोगे ना आप, पैलेडियम अकेला ये, और ये क्या है परबल अपचाय का, ये अपचयन कर देगा, तो यहाँ अपचयन हुआ ना, एल्डिहाइड बना, इसका आगे और कर देगा अपचयन, तो 2H और लगा दें, एक यहाँ एक यहाँ, तो CH2OH आगे बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा, तो हमें चाहिए एल्डिहाइड, प्राप्त क्या होगा? एल्कोहल। इस एल्कोहल के बनने को रोकने के लिए आगे और अपचयन नहीं हो, क्या करते हैं? इस पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करना जरूरी है, और इस क्रियाशीलता कम करने के लिए BaSO4 बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे अगर आ जाए ना कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में पीडी के साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्या लिखोगे कि बेरियम सल्फेट पीडी के लिए, पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, अर्थात यह पैलेडियम की क्रियाशीलता को घटा देता है, जिससे एसिड हैलाइड का आगे एल्डिहाइड में अपचयन होता है, और इसका आगे और एल्कोहल में अपचयन नहीं हो पाता है। इसलिए एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट डाला जाता है, ये लिखना आपको, ठीक है। ये रोजेनमुंड अपचयन हो गया। उसके बाद देखो अगली कौन सी है? चौथी स्टीफन अभिक्रिया, फोर्थ क्या है? स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया, चौथी है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, और स्टीफन अभिक्रिया में क्या करेंगे? अब देखो स्टीफन में क्या है? SnCl2 प्लस HCl का उपयोग करेंगे, किसका? SnCl2 प्लस HCl का उपयोग किया जाता है इस स्टीफन अभिक्रिया में, और क्या करेंगे? इस तरह से देखो, यू क्या लेंगे काम में? एल्किल साइनाइड काम में लिया जाता है यूं, और इसका पहले अपचयन करवाएंगे, 2H जुड़ेंगे, SnCl2 प्लस HCl, ये काम में लेंगे, तब क्या होगा? इससे बनेगा इमीन, क्या बनेगा? इमीन बनेगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहाँ लग गया, एक इसके साथ H लग गया, CH3CHNH, इमीन बन गया। इसका फिर आगे होगा जल अपघटन, जल अपघटन होगा, 2H यहाँ लग जाए, एक वो यहाँ लग जाए, क्या बन गया? एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, ये प्लस साथ में अमोनिया बाहर निकलेगी, क्या बन गया? ये एसिटेल्डिहाइड, क्या बन गया? एसिटेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का निर्माण, और ये क्या बन गया? ये बन गया इमीन, क्या बना? ये इमीन का निर्माण, और ये क्या है? एल्किल साइनाइड, ये क्या है? ये एल्किल साइनाइड का निर्माण हो गया, एल्किल साइनाइड का अपचयन करवाते हैं SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाते हैं, जिससे इमीन बनेगा, और इमीन का फिर क्या आगे एल्डिहाइड में क्या है? अपचयन हो जाता है, ये स्टीफन अभिक्रिया है। इसके बाद देखो अपना अगली इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड में क्या लिखना है? देखो इस तरह से, इटार्ड पांचवी, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड में क्या काम में लेना है? कार्बन डाइसल्फाइड
और एक क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये क्रोमिल क्लोराइड काम में लेते हैं और इसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका, इस तरह से टोलुइन का CH3, ये क्या है टोलुइन, टोलुइन, और इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन किससे, क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड, क्रोमिल कई बार आता क्रोमिल क्लोराइड है क्या, याद रखना CrO2Cl क्रोमिल क्लोराइड, और कराएंगे तो ये CH3 समूह को CHO में चेंज कर देगा, क्या बन जाएगा CHO, क्या बन गया बेंजेल्डिहाइड का निर्माण हो गया, बेंजेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया या इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है, ये देखना आपको, ठीक है। इसके बाद लिखना है अगला हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, अगली क्या है हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, क्या है वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वे यह अभिक्रिया दर्शाते हैं, और क्या होगा कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, इस तरह से लिख दें जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, जैसे प्रोपेनोइक एसिड है, ये क्या है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है बीटा है, अल्फा हाइड्रोजन है ये CH2 वाले, और क्या करेंगे इसके साथ रिएक्शन कराएं हेलोजन की, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रेड फास्फोरस, तब क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा हो जाता है, इस तरह से, तो CH3 CH एक निकल गया H और एक लग गया Cl, ये बन गया, फिर दोबारा और रिएक्शन कर लेता है Cl2, फिर एक और निकाल दें, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हेलोजन के द्वारा सारे क्या हो जाएंगे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो क्या बन गया अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, इस तरह से, इसको बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या है वे कार्बोक्सिलिक अम्ल दर्शाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो उपस्थित हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन से करवाते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, इसको बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। ये अपनी 6 नेम रिएक्शन होगी, ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 आपको याद रखनी है ये। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन को उनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता घटते क्रम में लिखो, तीनों की है ना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या वो देखना है, एक तो है HCHO, इसको दो ऐसे लिख दो HCHO, एक तो ये, दूसरा ये इस तरह से एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, तीसरा लिख दें एसीटोन CH3CO, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये माइनस और ये प्लस, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा आगे कहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, तो अगर कार्बन प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा ना तो जो आने वाला आसानी से जुड़ जाएगा वो, और अगर इस कार्बन पर प्लस चार्ज में कमी आती जाए तब ये होने वाली अभिक्रिया भी क्या होगी कम होती चली जाएगी। अब देखो यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है एक आ गया एल्किल समूह, और एल्किल समूह क्या होगा प्लस आई प्रभाव, फिर देखो यहाँ पर दो आगे एल्किल समूह CH3, दूसरा भी क्या है CH3, इसका प्लस आई और भी क्या हो गया ज्यादा, इधर से इधर चले ना ही लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब प्लस आई प्रभाव का मान क्या बढ़ता है,
प्लस आई प्रभाव इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज, और प्लस आई बढ़ेगा तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रतिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। यहां इधर चलेंगे तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता इधर क्या होगी, घटेगी। क्रियाशीलता इधर क्या होगी, डिक्रीज होगी यानी घटेगी। इसका मतलब इनमें ऑर्डर क्या होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम कौन होगा, एसिटाल्डिहाइड, और उससे कम कौन होगा, एसीटोन। इस तरह से CH3 और CO। तो सबसे अधिक दर्शाएगा अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम एसिटाल्डिहाइड, और सबसे कम कौन दर्शाएगा, एसीटोन दर्शाएगा। ये आपको ऑर्डर लिखना था इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की उनकी घटती हुई अम्लता के क्रम में लिखिए। अब देखो पीछे बताया मैंने, अगर -I प्रभाव वाला ग्रुप बढ़ेगा ना तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगी, बढ़ेगी, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी। अब देखो यहां जुड़े 3F, यहां जुड़ा है 2Cl, यहां जुड़ा हुआ है एक NO2, और यहां जुड़ा हुआ है CCl3 3Cl इसके साथ, और यहां जुड़ा हुआ है एक CN जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा हो, और यह NO2 ग्रुप है ना, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इसको मैं कह दूं A, इसको लिख लिया B, इसको कर दिया मैंने C, ये कर दिया D, और ये कर दिया E, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह NO2 है। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, C वाला, उससे कम फिर क्या होगा, CN वाला, E, उससे कम क्लोरीन, और क्लोरीन में किसकी अधिक है विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की, फ्लोरीन अधिक खींचेगा, उससे कम A की आ जाएगी। उसके बाद 3Cl जुड़े हैं डी वाले की अम्लीय सामर्थ्य है। उसके बाद 2Cl जुड़े बी वाले की, इस तरह से ए आ गया, बी, सी, डी, ई, इनमें अम्लीय सामर्थ्य का क्रम ये हो जाएगा। ये क्रम लिखना आपको पहले वाले में, फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, एक लाइन, -I प्रभाव वाला समूह जुड़ने से अम्लीय सामर्थ्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर लिख देंगे ऐसे, NO2 समूह सबसे अधिक अम्लीय गुण दर्शाएगा, खींचेगा अधिक, फिर CN वाला दूसरा, फिर F वाला तीसरा, फिर 3Cl वाला चौथा, 2Cl वाला ये, उसके बाद ये 5 इसमें, तो ये इसमें ऑर्डर हो जाएगा। ये इसमें देखो सेकंड वाले में ये यहां जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ OCH3, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NO2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप खींच रहा है, दे रहा है, तो इस COOH है ना, इसकी अम्लीय सामर्थ्य घटेगी। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, तो H को अधिक बार निकालेगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी। और यहाँ पर भी क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी। तो सबसे अधिक किसकी होगी, जैसे कहते हैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, और इसको C कह दूं, सबसे अधिक किसकी होगी, B की, उससे कम C की, सबसे कम किसकी होगी, A की। ये इस एसिडिक ऑर्डर का आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला क्या है कि एल्डिहाइड व कीटोन में भिन्नता कीजिए। इनमें डिफरेंस करना है किसके आधार पे, फेलिंग विलियन और टोलिन अभिक्रमण। इस तरह से इन सिलेक्शन करवा के आपको एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता दर्शानी है। अब देखो पहला तो लिख दे फेलिंग विलियन, फर्स्ट है फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन किसको बोलते हैं, फेलिंग विलियन दो प्रकार के होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए जो होता है ना, वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। और इसमें होता है बी होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जलीय विलयन। और आपको पता है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोता। ये तो क्या होता है, रंगहीन,
नमक की तरह होता है ये रंगीन, और ये होता है नीला रंग का, कॉपर सल्फेट वाला नीला। जब काम में लेंगे ना फेलिंग विलियन ए, फेलिंग विलियन को काम में लेंगे तो दोनों को मिक्स करके काम में लेंगे और दोनों को मिलाएंगे ना, तब देखो कॉपर सल्फेट और यहां पर गया NaOH, इस तरह से। अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, इस तरह से आपको याद करना है। Na2SO4 बन जाएगा, ये तो अलग करना है, प्लस Cu और OH कितने हो गए, 2, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये बना हुआ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है CuOH2, ये इस तरह से बना देगा, देखो यूं। अब जल कणु निकालते हैं, CuO प्लस H2O, ये बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया ये बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये बन गया ये। अब ये है ना, ये काम करेगा किसमें, एल्डिहाइड के साथ। तो आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या किया आपने, फेलिंग विलियन डाला, डालेंगे तो दोनों डालेंगे मिला के, डालेंगे तो रिएक्शन होगी मिलाने के बाद। और एल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ये, इस तरह से। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो दो अणु, तब इस एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीकरण RCOOH, प्लस साथ में क्या बनेगा, Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्या है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या है, लाल ईंट जैसा लाल रंग होता है ये क्या बनेगा, लाल ऑक्साइड बन जाएगा ये। अगर एल्डिहाइड में फेलिंग विलियन डालेंगे तो हमें क्या है, लाल ऑक्साइड प्राप्त होगा। कई बार पूछते हैं लाल ऑक्साइड किसका बनता है, किसका बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल ऑक्साइड प्राप्त होता है ये। लेकिन एल्डिहाइड ये परीक्षण दर्शाएंगे, लेकिन कीटोन ये परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। तो दोनों मंत्र क्या हो गया, फेलिंग विलियन के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कीटोन ये अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा देखो सेकंड, दूसरा अंतर क्या है, टोलिन अभिकर्मक का। दूसरा क्या है, टोलिन अभिकर्मक, टोलिन अभिकर्मक, टोलिन अभिकर्मक। अब देखो होता क्या है टोलिन अभिकर्मक, ये क्या है, अमोनिकर, अमोनिकर सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सर है ये, अमोनिकर सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टोलिन अभिकर्मक। अब अमोनिकर सिल्वर नाइट्रेट में क्या है, NH4OH प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ये रिएक्शन करेंगे देखो किस तरह से, अमोनियम नाइट्रेट अलग निकल जाएगा, AgOH अलग हो जाएगा, तो अमोनियम नाइट्रेट क्यों निकाल दिया, प्लस AgOH। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, है ना, तो याद रखना ये AgOH। अब AgOH है ना, अब इसके दो अणु इस तरह से, और दो अणु जुड़ेंगे ना तो क्या करेंगे, बीच में से एक जल का अणु निकाल देंगे, निकाल दिया, ये क्या बन गया, ये बन गया ना, Ag के क्या हो गए, 2, और एक क्या बच गया, O और साथ में H2O, और ये क्या हो गया, ये सिल्वर ऑक्साइड है ये सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड बन गया ये। और ये क्या करेगा, अब अगर टोलिन अभिक्रमक डालें एल्डिहाइड के मिक्सर में, एल्डिहाइड के साथ CHO RCHO प्लस Ag2O डाले तो क्या करेगा, O दे देगा इसको, तो एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन पहले वाले की तरह RCOH प्लस क्या बच गया, 2 Ag बच गए, 2 Ag चांदी। और ये क्या होता है, रजत दर्पण, श्वेत अक्ष से बनेगा, जिसको बोलते हैं रजत दर्पण, रजते दर्पण। तो रजत दर्पण प्राप्त होता है, चांदी जैसा ऊपर श्वेत अवक्षेप आ जाएगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो अगर एल्डिहाइड में टोलिन अभिकर्मक डाला जाए तो ये क्या है, रजत दर्पण या श्वेत अवक्षेप दर्शाती है, लेकिन कीटोन या अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ये दोनों मंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है ये थोड़ा याद रखना है। और याद रखना इस अभिक्रिया में, इसमें टोलिन अभिकर्मक में सक्रिय स्पीसीज जो है ना, मैंने लिखा याद करने का तरीका बताया है तो, लेकिन वास्तव में सक्रिय स्पीसीज जो होती है ना, सक्रिय स्पीसीज, सक्रिय स्पीसीज वो क्या बनती है, ये बनती है, ध्यान रखना ये AgNH3 2 प्लस, ये बनती है सक्रिय स्पीसीज। किसमें, इस टोलिन अभिकर्मक के दौरान सक्रिय स्पीसीज का निर्माण ये होता है AgNH3 2, ठीक है।
इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख बनाइए। कार्बोनिल समूह है ना, इसका कक्षीय आरेख बनाना है। और कार्बोनिल समूह यूं है इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ, ये सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, इस तरह से लोन पेयर। अब होगा कैसे, यूं है, क्या करता है कार्बन, कार्बन के पास दो तो क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड, इसके पास एक ऑर्बिटल ये रह गया, एक इसने इधर पर बना लिया यूं, किसके साथ, ओ के साथ। अब ओ के पास एक कक्षक यूं है इस तरह से, यूं है। इनके बीच में क्या होगा, समपार्श्विक अतिव्यापन, अतिव्यापन होगा तो यूं बनाएंगे इसे, सी ओ, अतिव्यापन होने से इस तरह से आधा पाई बॉन्ड ऊपर और आधा क्या बन गया, ऐसे पाई बॉन्ड नीचे बन गया ये इस तरह से। और फिर वापस वही दर्शा देंगे यूं, ये कार्बोनिल किसका, और कार्बन में संकरण कौन सा, यहाँ sp2, कार्बन पे संकरण sp2 है, ये लिखना बस। इसका कक्षीय डायग्राम किसका, कार्बोनिल समूह का। इसके बाद देखो, ये पीछे बता दिया मैंने अभी है ना, कार्बोनिल समूह में कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी होती है, sp2 होती है, अभी लिखा है। इसमें देखो केनिजारो अभिक्रिया कौन से एल्डिहाइड देते हैं, लिखा है ना, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते वे केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखो इसमें लिखा है हमने, तो देख सकते हो आप इस तरह से, ये वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप याद रखनी है, ये लिखना है, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वे अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते केनिजारो अभिक्रिया दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। रासायनिक सूत्र तथा आईयूपीसी नाम लिखिए। पहला एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इस तरह से CH3 फिर CH3 और CO, ये इसका फॉर्मूला है। आईयूपीसी नाम यहां से लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और CO के लिए ओन, कितने पर ओन, 2 पे, तो प्रोपेन 2 ओन, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ओन। दूसरा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, यहां लिख दिया एथिल, ये लिख दिया मेथिल कीटोन, इस तरह से नंबरिंग यहां से करेंगे। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। क्या हो गया, 4 के लिए ब्यूटेन, 2 पे CO तो 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन हो गया, ब्यूटेन 2 ओन, इसका हमने नाम लिख दिया, ठीक है ना। अगला देखो क्या है कि कार्बोनिल यौगिकों द्वारा दी जाने वाली मुख्य रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, वही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लास्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल व फिनोल में विभेद कैसे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के। अब ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, अगर फिनोल की रिएक्शन करवाएं, फिनोल क्या होता है, दुर्बल अम्लीय होता है, ये दुर्बल अम्लीय, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लें तो CH3 CH2 COOH, अगर ये काम में लें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इस तरह से यूं ले काम में, तब क्या करेगा, ये इस तरह से बना देगा यूं, कौन सी गैस निकलेगी बाहर में, CO2 गैस बाहर निकलती है, साथ में CH3COONA फिर H2O COO 2 है ना, CH3 CH2 COONA प्लस साथ में H2O, यानी CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस का निष्कासन करेगा, तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड अभिक्रिया दर्शा रहा है। लेकिन फिनोल क्या है, दुर्बल अम्लीय होता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। इस रिएक्शन की सहायता से हम
फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग अलग कर सकते हैं, इनमें विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना ये चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 8। अब इसमें छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं, उसके बाद पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप इसमें क्वेश्चन करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाला पार्ट हम इसके बाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।